नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जिसका नाम है यूरिक एसिड। आखिर जानना जरूरी है यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसकी मात्रा बढ़ जाती है और कैसे इसकी मात्रा के बढ़ने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग यूरिक एसिड बढ़ने से की समस्या से ग्रसित है। जब हम यूरिक एसिड का नाम सुनते हैं तो इसके बारे में कुछ विषय आपके सामने रखूंगा, उससे संबंधित, फिर उसके बाद अपनी बीमारी को, जो बीमारियां प्रोड्यूस हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती है, उनको समझिए वो कैसे उत्पन्न होती है। उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा कि इससे निजात कैसे पा सकते हैं। खैर, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटीज वो बनती है जब जो दो छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, यानी कि ये एक प्रकार की पॉजिटिव एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। ऐसे ही कैटाबॉलिज्म होता है, जो कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें एक बड़ा पार्ट किसी भी चीज का, आहार का या किसी भी द्रव्य का, सेलुलर लेवल पे हो, टिश्यू लेवल पे हो, गैस्ट्रिक लेवल पर हो, इंटेस्टाइनल लेवल पर हो, जब बड़ा पार्ट छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है तो उसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के द्रव्य, ज्यादातर प्रोटीनियस जितनी भी डाइट होती है जो हम शरीर में लेते हैं, ये शरीर के खुद भी प्रोटीन की जो अपनी अमीनो एसिड की चेन होती है, फाइबर है या कुछ और हमारे शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पर एक्टिविटीज होती रहती है, उनके कारण कुछ प्रोटीन एलिमेंट्स या कोई अन्य पदार्थ छोटे टुकड़ों में जब डिवाइड होता है तो उनसे एक बाई प्रोडक्ट की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। सामान्य हमारे शरीर में यूरिक एसिड एक प्रकार का पॉइजनस मटेरियल होता है, इसकी कोई विशेष कर आवश्यकता नहीं होती। इसका जो 2/3 पार्ट है वो मूत्र के माध्यम से किडनी से फिल्टर होके बाईपास हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। जो भी डेली यूरिक एसिड बनता है, 1/3, 1/3 भाग जो है मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड विभिन्न प्रकार की कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी से बनता है और बनने के बाद उसका उत्सर्जन हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। सामान्य मात्रा में यूरिक एसिड ब्लड में 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डीएल की सामान्य अवस्था में रहता है, लेकिन तब तक ये हमको हार्म नहीं पहुंचाता। स्त्रियों में थोड़ा कम, जैसे 2.5 से 6 मिलीग्राम पर डीएल तक इसकी सामान्य मात्रा है। लेकिन अगर ये अधिक हो जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देने लगता है और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। आइए चर्चा करेंगे अब ये जो वीडियो का दूसरा चरण है, यूरिक एसिड की थोड़ी चर्चा को अलग रख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं आयुर्वेद में वात रक्त, वात शोणित के नाम से, वात रक्त नाम से एक बीमारी है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वही दोष जो है फिजियोलॉजिकली हमारे शरीर को चलाते हैं। आचार्य सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने रक्त को भी चौथा दोष माना है। और वो प्रैक्टिकली भी, जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो वो लगता है कि हाँ, रक्त भी एक चौथा दोष होना चाहिए और होता भी है। वात शोणित या वात रक्त बीमारी की जब बात करें तो इसमें 2 प्रकार के दोष आ गए, एक वात और एक रक्त। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के खाने से वात या रक्त दोष की वृद्धि हो जाती है तो उस बीमारी से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं और बीमारी का नाम होता है वात रक्त। ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड की संभावना के बाद मैंने वात रक्त का डिस्क्रिप्शन दिया है। स्टेप वाइज स्टेप आपको बीमारी के बारे में अपनी समझना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के भरोसे आप लाइफ टाइम नहीं चल सकते। आज का जो समय है उसमें दवाई रिएक्शन करती ही नहीं है, शरीर के लिए प्रभावी है ही नहीं। तो हर बीमारी को, आपकी बीमारी को समझना पड़ेगा, उसमें क्या, कैसे वो बीमारी होती है। हर चर्चा का एक आधार यही रहता है कि थोड़ा बहुत सुपरफिशियली आप बीमारी को समझें। अब बात कैसे बढ़ेगा और रक्त कैसे बढ़ेगा, वात शोणित क्या है, इस पर चर्चा कर रहा हूं। जब हमारे शरीर से टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलते, श्रोता अवरोध हो जाता है, या श्रोता अवरोध के कारण दोष बाहर नहीं निकलते। जैसे श्रोता अवरोध क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा शरीर जो है मिलकर बहुत छोटे छोटे स्रोतस से मिलकर बना हुआ है। स्रोतस मतलब नालियां समझिए, एक प्रकार के चैनल समझिए, एक प्रकार के पाइप समझिए। वो सेलुलर लेवल से लेके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होती है, आंत है,
वो भी एक प्रकार का बड़ा स्रोत है। और सेलुलर लेवल पर जो हम बाहर से अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं, तो जो चैनल बीच में होते हैं, जो नलिकाएं होते हैं, वो भी एक स्रोत है। तो स्रोत जब भी ब्लॉक होंगे, वहां गंदगी होगी, वहां वात प्रकोपित हो जाता है। दूसरा, कुछ हमारे आहार, कुछ हमारे विहार एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं, खान पीन ऐसा रहता है जो दूषित होता है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त और रक्त को बढ़ाती हैं। पित्त और रक्त दोष के जो गुण होते हैं वो साम्य अवस्था के होते हैं, समान होते हैं। यानी किसी भी बीमारी में या किसी भी आहार से, किसी भी विहार से, किसी भी एक्टिविटी से अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो वो आपके रक्त दोष को भी बढ़ाएगा। यानी रक्त दोष रक्त का भी दूषण करेगा। मोटे मोटे अक्षरों में अगर कहूं तो आपके रक्त को, ब्लड को गंदा करता है। और जब ये दोनों चीज मिल जाती है, वात और रक्त, और दोनों ही दूषित है, दोनों ही बढ़ी हुई है, दोनों ही गंदी है, तब वो आपको वात रक्त या वात शोणित नाम की बीमारी पैदा करता है। अब कुछ चीजें क्या है जो मैं बता रहा हूं वात को क्या बढ़ाएगा। जैसे आपको कब्ज रहती है लंबे समय तक, तो श्रोता अवरोध हुआ तो वात ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपने देखा भी होगा जो कब्ज के पेशेंट होते हैं उनमें गैस या वायु विकार ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, असमय भोजन कर रहे हैं या थोड़े भोजन के बाद तुरंत दोबारा भोजन कर रहे हैं, या आपका कोई टाइम ही नहीं है, इन सब चीजों से भी वात बढ़ेगा। ऐसे ही बहुत आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं, तो जब आप मीठा ज्यादा खाते हैं, तो अब मैं वात शोणित पे आ गया। वात शोणित क्यों होता है, तो वातरक्त क्यों होता है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बहुत ज्यादा मिठाई के शौकीन हैं, मीठा बहुत खाते हैं, ऐसे फलों का जूस ज्यादा पीते हैं जिनमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है, जूस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, सतत ले रहे हैं। बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ के शौकीन है, जिसमें अचार आ गया, मौसमी आ गया, पानक आ गया, सर्दियां आ गई है, गाजर का पानक लोग लेते हैं, कांजी आ गया। तो इस तरह की चीजों का, खट्टी जो चीजें है, दही आ गया, तो मट्ठा है, तो ये पित्त को ऑलरेडी बढ़ाएंगी। पित्त बढ़ेगा तो आपका रक्त दोष दूषित होगा, और रक्त दूषित होगा तो रक्त गंदा होगा। ऐसे ही फास्ट फूड आप खा रहे हैं, जैसे खट्टे पदार्थों में कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, बियर आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, बियर, अल्कोहल, ये भी अम्लीय पदार्थ हैं। इनका सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके साथ साल्टी, बहुत ज्यादा नमकीन चटपटे आहार आप ले रहे हैं, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, स्प्रिंग रोल, फास्ट फूड, यहाँ तक कि चावल अम्ल को बढ़ाता है, अम्लीय प्रकृति होती है, खट्टे पदार्थ में बढ़ाता है। तो ऐसे में आप उनका सेवन ज्यादा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं, आप जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो आपको वात दोष भी बढ़ेगा और इधर पित्त दोष भी बढ़ेगा। यूरिक एसिड मोटा मोटा अगर समझे तो हम एक पित्त का समतुल्य चीज है, जितने एसिड होते हैं वो पित्त दोष में होते हैं, तो पित्त बढ़ेगा तो रक्त दोष भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही जो है वात, पित्त और रक्त तीनों एक प्रकार के जॉइंट बना लेते हैं। आप दालें ज्यादा ले रहे हैं, जिसमें राजमा हुआ, छोले हुआ, सोया हुआ, सोयाबीन जिसे कहते हैं, और काले चने हुए, उड़द की दाल हुई, अरहर की दाल हुई, तो इन तरह की दाल है, गोभी है, मशरूम है, पालक है, इनका अगर सेवन करते हैं, मूली है, इनका अधिक लगातार, सर्दियों में लोग मूली के पराठे रोज खाते हैं, तो थोड़ा बच के रहिए, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है। इसका सादा पानी है, पानी कम पीते हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि रात में जगते हैं और दिन में ज्यादा सोते हैं, तो ऐसे लोगों का भी वात बढ़ता है। और जो ऊपर मैंने खान पीन की लिस्ट बताई है, ये पित्त को बढ़ाती है, और पित्त जो है रक्त को बढ़ाता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये रक्त दोष को बूस्ट अप करते हैं। और रक्त दोष जब वात के साथ कंबाइंड होता है तो एक यूरिक एसिड का लेवल 7 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर चला जाता है। तो ये मैंने जो चीजें बताई है आपको, रेड मीट, लाल मांस जो खाते हैं, सी फूड, मछलियां वगैरह जो खाते हैं, तो मछली हुआ, केकड़े हुआ, जो सी फूड में बहुत चीजें आ जाती हैं वो, और मांस, जितने प्रोटीनियस मांस होते हैं, चाहे वो किसी भी पशु का हो, रेड मीट जो होता है वो हार्मफुल हो, तो यूरिक एसिड को वो भी बढ़ाता है। तो ऐसी चीजें जब बढ़ाएंगी तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। होता क्या है, वात भी बढ़ गया, रक्त भी बढ़ गया, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया, और वो कॉम्बिनेशन आपकी बीमारियों उत्पन्न करता है, वात रक्त नाम की। वात रक्त बीमारी के दो लक्षण होते हैं, एक उतान, एक गंभीर वात रक्त। उतान में तो स्किन डिसऑर्डर आपको नजर आएंगे। अब आपको स्किन डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं,
देखिए शुरुआत में जब वात रक्त या यूरिक एसिड की मात्रा 7 मिलीग्राम के आसपास रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, तो आपको उतान वात रक्त होता है। उसमें आपको प्रिकिंग पेन महसूस होता है, निस्तोध लक्षण महसूस होता है, सुई से किसी ने चुभा दिया हो, तो ऐसा पेन अगर हो रहा है, या सुप्त अवस्था या बिल्कुल ही सेंसलेस कि कुछ यहाँ पे सेंस ही नहीं होता है, विवरणता आ जाती है, यानी कि जो कलर है वो आपका डिस्टर्ब रहेगा, या तो थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा या रेडिश हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल स्किन से कलर अलग हो जाएगा। तो ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो समझिए आप वात रक्त के होने के बहुत करीब है, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जब इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये गंभीर हो जाता है, गंभीर वात रक्त। अब ये जॉइंट को कनेक्ट कर लेता है। मुख्यतः आयुर्वेद में पाद कर मूल से इसका प्रारंभ कहा गया है, यानी संधियों में सूल होने लगता है, जितने हमारे जॉइंट है उनमें सूल होने लगता है। पैर का जो मूल है उसके, यानी अंगूठे के मूल में, और हाथ का जो मूल है हाथ के अंगूठे या फिंगर के मूल में। ज्यादातर ये जो है मेटाटार्सल फेलिंजियन जॉइंट, ये जो जॉइंट है इनके बीच में इसी प्रकार नीचे भी ज्यादातर देखा जाए शुरुआत अंगूठे से होती है, लेकिन फैल जाता है। ये आपके एंकल जॉइंट तक जा सकता है, नी जॉइंट तक जा सकता है, एल्बो जॉइंट तक जा सकता है, रिस्ट जॉइंट तक जा सकता है। तो रिस्ट जॉइंट इस प्रकार, जैसे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जैसे चूहे का जब कटा हुआ विष होता है, जब चूहा आपको काट ले उसका विष जिस तरह संधि टू संधि माइग्रेट करता है, तो ऐसे ही आपकी आर्थराइटिस कोज करता है। तो उसके बाद इसमें पेन होने लगता है। पेन की भी वैरायटी है। वात रक्त के 4 भेद कहे गए हैं, वात पित्त कफ और रक्त। तो जो ठंडे आइस पैक अगर लगाएंगे तो उससे दर्द जब बढ़ जाता है, ठंडे मौसम में जब दर्द बढ़ता है संधियों का, तो वो वातज वात रक्त होता है। पित्तज में जो है पीड़ा होने लगती है, रक्त पित्तज में छूने पर भी पीड़ा हो जाएगी, इतना पेशेंट छूने नहीं देगा आपको, इतना अगर सीवियर पेन है, जैसे काट लिया हो किसी ने, प्रकार चोट दिया हो, तो रक्तज वात रक्त है। अगर खुजली होती है, अभी सर्दियों में आएगा, सेल हो जाती है लोगों को, तो वो भी वातरक्त का प्रभाव है, वात रक्त के समतुल्य है, उसे वात रक्त ही समझिए। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो सेल कहते हैं, सेल हो गई, पैर जॉइंट सूज जाते हैं, वो खुजली होने लगते हैं उनमें, ना गर्म पानी में आराम मिलता है ना ठंडे पानी में आराम मिलता है, तो वो वात रक्त ही है, उसको समझिए वात रक्त को। तो ऐसी अवस्था में सोडियम और यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपोजिट हो जाते हैं कंबाइंड, और वो क्रिस्टल हमारी छोटी जो संधियां होती है उनमें डिपोजिट हो जाते हैं। जब वहां क्रिस्टल चुभने लगेंगे तो वहां की जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होगी या कैविटी होगी उसको डिस्टर्ब करते हैं। मोशन को, जितने भी हमारे मोशन है, चुभने के साथ पेन जरूर होता है, मैं बहुत ज्यादा, जैसे चुभ गया, किसी ने प्रकार घोष रखा हो पैर के अंगूठे में, लेकिन पैर के अंगूठे में ही नहीं, सभी उंगलियों में हो सकता है, सभी जॉइंट में हो सकता है। माइग्रेट करता है समय के मात्रा की, यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। तो अगर ये वो लक्षण आपको आ रहे हैं तो समझिए आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कहें वात रक्त बीमारी से आप ग्रसित हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। ऐसी अवस्था में जब देखते हैं तो बहुत बार जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक गांठ भी पड़ जाती है, मोटी मोटी गांठ हो जाती है। तो वो जैसे लाइपोमा की गांठ होती है, चिकनाई वाली गांठ इस तरह दिखती है, तो उसमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल हो जाते हैं, उसके चारों तरफ हमारी डब्ल्यूबीसी और हिस्टियोसाइट्स और सेल्स जितनी है, कार्टिलेज है, वो सब एकत्रित होकर एक गांठ बना देती है, और उस गांठ को कहते हैं टोफाइट। उनको भी हटाया जा सकता है। किस तरह हटाएंगे? अब ट्रीटमेंट आता है। देखिए ट्रीटमेंट में मैं यही कहूंगा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि आप पथ्य का सेवन करें, बिल्कुल सादा खाना खाएं, थोड़ा अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ऑक्सीजन लेवल शरीर का बढ़ाएं, कम से कम प्रोटीन डाइट लें, ये आपका जरूर लेनी है। मैंने जो नाम पीछे बताए मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, उन चीजों का त्याग कर दीजिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बियर, मट्ठा, सादा पानी, दही, उड़द की दाल, अरहर की दाल, राजमा, छोले और सोयाबीन, रेड मीट, सी फूड, किसी भी प्रकार का मीट हो, सी फूड हुआ, और इसके साथ साथ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए। पालक, मूली और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें यूरिक एसिड के लेवल को हाई करती हैं, और ये सब चीज़ें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पित्त और रक्त दोष को बढ़ाती हैं, हमारे शरीर में कब्ज पैदा करती है, श्रोतावरोध पैदा करती है, और श्रोतावरोध से वात दोष बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में इनका सेवन बिल्कुल ही ना लें। पहली बात तो इनको छोड़ दीजिए। दूसरा, अब जो डिपोजिशन हो चुका यूरिक एसिड का उसको भी तो निकालना है।
दूसरा स्टेप है कि पहला तो ये हो गया कि बनने ना दिया जाए, उसके लिए तो परहेज करेंगे। दूसरा उसको निकालना है। निकालने के लिए लीफ थेरेपी, आयुर्वेद में रक्त मोक्षण, ब्लड को वहां से निकाल दिया जाता है। बस्ती कर्म अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद में पंचकर्म की बस्ती भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है। मृदु विरेचन, विरेचन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि विरेचन क्या होता है, गुदा मार्ग से, लैट्रिन के मार्ग से, शौच मार्ग से दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मोटा मोटा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है मल द्वार से। मृदु विरेचन के लिए अमलतास की जो फल मज्जा होती है उसका सेवन आप कर सकते हैं। त्रिवत का सेवन कर सकते हैं। त्रिवत को पाउडर या काढ़े के रूप में लीजिए। अमलतास को जो है अंदर की जो फल मज्जा होती है उसको खरोच कर रख लीजिए और उसको रात को भिगो लीजिए लगभग आधा मुट्ठी। रात को एक गिलास पानी में फ्राई पैन में सुबह मैश कर लीजिए, उसको छान लेंगे। छानने के बाद उसको एज इट इज सुबह को पी लेंगे तो वो मृदु विरेचक का कार्य करता है। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकल जाएगा। जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो चुका है संधियों में वो सर्कुलेशन में आना जरूरी है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा वो या तो वो जो है शरीर से बाहर निकल ही जाएगा। यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने से हमारे को पथरी भी हो जाती है। तो अगर आपको वातरक्त है तो समय समय पर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की यूवी जरूर कराते रहें क्योंकि हो सकता है आपको धीरे धीरे किडनी में पथरी भी यूरिक एसिड की बन रही हो। या जिन लोगों को पथरी है और वो यूरिक एसिड की डायग्नोस हुई है तो उनको समय समय पर गाउट की भी परीक्षा करानी चाहिए। कहीं उनको धीरे धीरे गाउट या वातरक्त तो डेवलप नहीं हो रहा, जिसे आप स्किन की बीमारी समझ रहे हैं, वो उतान वातरक्त हो सकता है। यानी कि वो जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हुए हैं लेकिन अभी स्किन की समस्या सामने आ रही है। हो सकता है वो गाउट में तब्दील हो जाए, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। गर्म पानी पीजिए। लाइफ स्टाइल को सीडेंटरी से समय पर सोइए, समय पर उठिए। एक्सरसाइज और व्यायाम पर ध्यान दीजिए। जिम कल्चर पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। जिम के जो लोग हैं वो नेचुरल प्रोटीन लें और कम से कम प्रोटीन लें तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह दही का सेवन नहीं करना, मट्ठे का सेवन भी बता चुका हूँ, इन सब का सेवन नहीं करना। जितनी एसिडिक नेचर की चीजें होती हैं उनका सेवन करना ही नहीं। जो पित्तवर्धक चीजें हैं उनका सेवन करना ही नहीं। चटपटे हैं, मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, फास्ट फूड है, इनका सेवन भी नहीं करना। ये भी परहेज में आते हैं। तो गाउट या वातरक्त जिसके समतुल्य है, जिनके लक्षण आपस में बहुत कॉमन होते हैं, इनके सेवन में क्या परहेज करना चाहिए। आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको डाउन कैसे लाएंगे परहेज के द्वारा, ये मैंने बताया। किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को एक्सेप्ट करना है, अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखना है, जॉइंट का थोड़ा एक्सरसाइज मूवमेंट करिए। क्योंकि लंबे समय तक अगर गाउट रहता है तो वो एक तो यहाँ पे टोफाई बना देगा, यहाँ पे गांठ बना देगा। मोशन नहीं होगा आपका, चाहे पैर की अंगुलियां हो चाहे हाथ की अंगुलियां हो, इनमें मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगी। और लंबे समय तक रहेंगे तो वहां की टेंडन को भी वो डिफेक्ट करता है। टेंडन में भी डिफेक्ट आ जाता है और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, इस तरह हो जाएंगी। आप देखते रहे इस तरह बहुत लोगों के देखे होंगे आपने, पंजे या हाथ के, तो वो भी हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आज की व्याधि की वातरक्त बढ़ा हुआ यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, बनता कैसे है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। शरीर से एक्सक्रीशन इसका जरूरी है, क्यों नहीं होता, किससे। दूसरा एक सिद्धांत है कि ब्लड प्यूरिफायर की तौर पर आप नीम का, गिलोय का, सारिवा का, मंजिष्ठा का, इन सब चीजों का काढ़ा या पाउडर, वो चिकित्सक का विषय है, उसका निरंतर सेवन करें ताकि आपके खून में जो गंदगी है, खून में जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है, खून में जो बढ़ा हुआ रक्त दोष है वो कम हो। यूरिक एसिड का लेवल ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। तो निरंतर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहे। इस तरह की व्याधि वातरक्त है जो बहुत प्रकार के समान, चुभन के समान, भाला घुस गया हो पैर में या हाथ में, होती है। लेकिन शुरुआत कर पाद मूल और करमूल से होती है, लेकिन फैल जाता है। यानी कि पैर के अंगूठे से शुरुआत होगी या हाथ के अंगूठे से शुरुआत होगी, छोटी उंगलियों से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे बड़े जॉइंट में भी फैल जाता है। पथरी का विशेष ध्यान रखिए। जिन लोगों को पथरी है यूरिक एसिड की उनको वातरक्त जरूर हो सकता है। इस तरह के अन्य विषय भी आपके समक्ष लाऊंगा। इस वीडियो में मैंने परहेज बताया, जो यूरिक एसिड है उसमें क्या सेवन नहीं करना चाहिए, उन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, किसी भी प्रकार से उनका सेवन ना करें तो ज्यादा बेटर है। वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो दो बार देखिएगा। और इसी तरह अपना कमेंट सेक्शन में जाकर अगर वीडियो अच्छी लगती है, जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बुरी लगती है उनको छोड़ दीजिए। तो वातरक्त पे आज की वीडियो थी, यूरिक एसिड पे आज की वीडियो थी। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।